नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। हम लोग रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए जीके जीएस का और करंट अफेयर का शानदार तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 15 यानी कि 15 का डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले सेट नंबर 14 तक और सेट नंबर 21 से 25 तक जो कि प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है उसका सोल्यूशन करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और अगले सप्ताह से हम लोग जो रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम 2021 में जितना भी पेपर हुआ है टीसीएस द्वारा पूछा गया प्रश्न, वो सभी सेट का उसका शानदार डिस्कशन करेंगे और उसके आधार पर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर जुड़े रहें। तो अगले ही सप्ताह से हम लोग एनटीपीसी 2021 में जितना भी पेपर पूछा गया सभी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन है कि 1911 में अल्फ़ा 6 के अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फ़ा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था। क्वेश्चन क्या है, 1911 में अल्फ़ा 6 के अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फ़ा कणों के ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था। तो इसका करेक्ट आंसर है गीगर और नट्टल ने खोजा था ना। गीगर और नोटल या तो नट्टल कभी दिया रहता है, तो गीगर और नट्टल ने खोजा था। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रख लेना इसको। अल्फ़ा 6 के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फ़ा कणों की ऊर्जा के बीच प्रयोग सिद्ध संबंध गीगर और नट्टल ने खोजा था। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि जब कोई नाभिक अल्फ़ा कण उत्सर्जित करता है, अल्फ़ा कण जब उत्सर्जित करता है तो परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन आता है या तो द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, तो जब अल्फ़ा कण उत्सर्जित करेगा तो परमाणु संख्या 2 कम हो जाता है। परमाणु संख्या क्या होता है, 2 कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है जब अल्फ़ा कण। इससे कुछ इम्पोर्टेंट आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है या तो डायरेक्ट आपको कोई तत्व दे दिया, मान के चलिए ऑक्सीजन दे दिया आपको। ठीक है, अब बोलेगा ऑक्सीजन के नाभिक से जब अल्फ़ा कण के उत्सर्जित होने के बाद इसका जो परमाणु संख्या क्या होगा, तो या तो आपको दे देगा कि 8 परमाणु संख्या है किसी का, अल्फ़ा कण उत्सर्जित हुआ तो क्या होगा, तो उसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, है ना। परमाणु संख्या 2 कम हो जाता है। अब परमाणु द्रव्यमान इसका अगर 16 है तो ये 4 कम हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर, कार्बन जैसा हो गया ना। कार्बन का परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान 12 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। मेन चीज़ें क्या याद रखना है, अल्फ़ा कण निकलने पर क्या होता है, परमाणु क्रमांक जो है 2 कम हो जाता है, परमाणु द्रव्यमान 4 कम हो जाता है। अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि अगर बीटा कण से अगर जब कोई नाभिक बीटा कण उत्सर्जित करता है तो क्या होता है, तो परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है। ठीक है, बीटा कण जब उत्सर्जित करता है क्या होता है, परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है और द्रव्यमान पे कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है। तो याद रखना है, अल्फ़ा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या 2 कम हो जाता है, परमाणु द्रव्यमान 4 कम हो जाता है। अब बीटा कण उत्सर्जित जब होता है तो परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्फ़ा किरण जब कोई नाभिक अल्फ़ा किरण उत्सर्जित करता है तो क्या परिवर्तन होता है, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अल्फ़ा कण उत्सर्जित करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका है, तो गामा किरण का। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका है, तो गामा किरण का है। सबसे कम हो जाएगा किसका, अल्फ़ा का। ठीक है, और जैसे कि सबसे अधिक भेदन क्षमता है गामा किरण का, तो इसकी सबसे छोटा मतलब तरंगदैर्घ्य किसका है, तो गामा किरण का ही। ठीक है, सबसे अधिक भेदन क्षमता है लेकिन सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य किसका है, तो ये गामा किरण का है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, तो रेडियो सक्रियता की खोज किया था हेनरी बेकुरेल ने किया था। और रेडियो सक्रियता या तो रेडियो धर्मिता की इकाई भी पूछे तो क्या होगा, बेकुरेल होगा। ठीक, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में हवा के अणुओं द्वारा परिकिरण के बाद सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है नीला होगा। ठीक है, वायुमंडल में हवा के अणुओं द्वारा
प्रकीर्णन के बाद सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होगा, तो नीला होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जैसे कि अगर बोलेगा कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो याद रखना ये वाला चीज़ याद रखना, विग्योर है ना, इसमें सबसे ज़्यादा वायलेट का होता है ना, बैगनी का होता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर हरा, फिर येलो, उसके बाद ऑरेंज, और सबसे कम होता है प्रकीर्णन किसका, रेड का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर विचलन पूछे, प्रकीर्णन पूछे, तो बैगनी का होता है, वायलेट का, और सबसे कम होता है किसका, तो रेड का होता है। विचलन या तो प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल का। ठीक है, और इसी में पूछे ठीक उल्टा हो जाता है क्या, सबसे कम जैसे विचलन या तो प्रकीर्णन लाल का हुआ, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, उसी तरह सबसे अधिक इसका बैगनी का प्रकीर्णन होता है, तो इसका सबसे कम है तरंगदैर्घ्य, है ना, तरंगदैर्घ्य इसका सबसे कम है। नेक्स्ट है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है, तो निर्माता पर ये अधिक जोर देता है। ठीक है, अब अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। करेंट अफेयर में याद रखना है आपको, अर्थशास्त्र का जो 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो 3 व्यक्ति को मिला, एसमोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन। ठीक है, एसमोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन को मिला है। नेक्स्ट है, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे, तो नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे, तो ये थे मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर क्या है, नौकरशाही के सिद्धांत का जनक मैक्स वेबर थे। मैक्स वेबर किस देश का था, तो ये जर्मनी का था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1945 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया, 1945 में हुआ। अब यूएनओ से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, वो सब आपको याद रखना है। देखिए, किसी भी कम्पिटिटिव की तैयारी करने का शानदार तरीका यही होता है कि जब भी आपके पास, या तो आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हो या तो रूम में पढ़ाई कर रहे हो, आपके सामने जब भी कोई क्वेश्चन आए, तो उससे रिलेटेड जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कई एग्जामों में पूछा गया है या तो पूछा जाता है, ठीक है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है, वो सभी एक साथ रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, अब यूएनओ से जितने भी प्रश्न आ सकते हैं वो सभी यहाँ पर देख लेंगे, इसके बाहर कोई आएगा ही नहीं, जब भी यूएनओ से आएगा तो वही आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यूएनओ की स्थापना कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। ठीक है, अब 24 अक्टूबर से जो स्थापना हुआ 1945 को 24 अक्टूबर, तो यही डेट से एक प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यूएनओ का कुल सदस्य देश कितना है, अभी यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्य देश कितना है, 193 है। ठीक है, अब एक तो पूछा जा सकता है, एक पूछेगा कि 193वां सदस्य कौन सा है, यानी सबसे नवीनतम जो 193वां सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है, जो कि 2011 में इसमें ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है, 193वां सदस्य कौन है, तो दक्षिणी सूडान है। अच्छा, यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश है, तो 15 है। ठीक है, 15 सदस्य देश है, जिसमें कि 5 है अस्थाई और 10 है अस्थाई। तो 5 जो अस्थाई सदस्य देश है, इससे पूछा जाता है आपसे कि कौन सा इसमें यूएनओ का अस्थाई सदस्य देश है या तो कौन नहीं है। तो इसमें याद रखना है कौन कौन सा है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ठीक है, इसको याद रख लेना, कभी आपने बोलिएगा कैसे, एबीसी को फाड़ दो, एबीसी से हो जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, है ना, एबीसी को फाड़ दो, यानी कि फार से हो गया फ्रांस, रूस। ठीक है, तो ये 5 सदस्य अस्थाई सदस्य देश है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, एबीसी को फाड़ दो, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फाड़ दो यानी फ्रांस और रूस। ठीक है, तो ये 5 देश याद हो गया होगा, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ठीक है, तो ये याद रखना है। करेंट अफेयर में और क्या याद रखना है कि यूएनओ का अभी वर्तमान महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस है ना, एंटोनियो गुटरेस है यूएनओ का महासचिव है। और जैसे यूएनओ की स्थापना 1945 में हुआ था, 1945 में एक और संस्था है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी याद रखना है। यूएनओ की स्थापना 1945, और यूनेस्को की स्थापना कब हुआ, वो भी 1945 में हुआ। यूनेस्को 1945 में, लेकिन यूनिसेफ पूछे तो वो 1946 में हुआ था, है ना, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुआ। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO की स्थापना कब हुआ, ये हुआ 7 अप्रैल 1948 को, जो कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल 1948 को। और WTO की स्थापना पूछा जाता है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है, इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1995 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे, तो अबुल फजल ये शेख मुबारक के पुत्र थे। ठीक है,
अबुल फजल ये शेख मुबारक सूफी संत के पुत्र थे। अब अबुल फजल से आपको मालूम है अब्दुल फजल या तो अबुल फजल से एक प्रश्न और आता है क्या, अकबर नामा के लेखक कौन है, तो ये अबुल फजल ही है ना। अबुल फजल जो है अकबर का वजीर और अकबर नामा का लेखक था ये, ठीक है। बात करते हैं सूफी संत से, तो यहाँ से जो प्रश्न आ सकता है क्या, भारत में सूफी मत का संस्थापक कौन था, तो मोइनुद्दीन चिश्ती था। याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2-3 प्रश्न एक साथ बताएंगे आपको, एक ही जैसा है। भारत में सूफी मत का संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती है, ठीक है। और भारत में पहले सूफी संत कौन थे, तो यही मोइनुद्दीन चिश्ती ही थे, ठीक है। तो 3 प्रश्न है, याद रखना है। भारत में सूफी मत का संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती, भारत में पहले सूफी संत कौन थे, तो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ठीक। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी, 1789 में। इस टाइप के कुछ प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में रिपीट हो जाता है, ठीक है, और रिपीट होते रहता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, 1789 में हुआ था। चीनी क्रांति पूछे तो 1911 में हुआ था, ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति हो गया, चीनी क्रांति हो गया, और एक रूसी क्रांति कब हुआ था, 1917 में हुआ था रूसी क्रांति, ठीक है। ये 3 क्रांति से एक क्वेश्चन आता है, फ्रांसीसी 1789 और रूसी क्रांति 1917 और चीनी क्रांति 1911। एक वाटरलू का युद्ध याद रखना है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था, ठीक। बात करते हैं, फ्रांसीसी आए ना, तो फ्रांस की बात करते हैं। तो फ्रांस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या याद रखना आपको, जीएसटी पहली बार किस देश में लागू हुआ था, तो फ्रांस में ही लागू हुआ था। कब, तो 1954 में लागू हुआ था। और भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में ना, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी भारत में लागू हुआ था। और फ्रांस से क्या याद रखना है, अभी जो हाल ही में ओलंपिक खेल हुआ वो कहाँ हुआ, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। अब ओलंपिक 2028 जो होगा वो कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है। तो इसमें देखिए क्या क्या शामिल है, पहले वो जानना है। देखिए इसमें क्या है, पोषण की स्थिति का आकलन, ये सही है। पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण हस्तक्षेप की योजना बनाना और प्राथमिकता देना, ये भी इसमें शामिल है। पोषण संबंधी समस्याओं का निदान करना, ये भी है। लेकिन मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन ये नहीं है, पोषण संबंधी में ये समूह में ये शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है, तो जीका वायरस का वाहक मच्छर है एडीज, ठीक है। कौन सा है, एडीज से, या तो एडीज बोला जाता है। और डेंगू बुखार जो होता है किस मच्छर के काटने से होता है, तो वो भी एडिस मच्छर के काटने से ही होता है, ठीक है। और जो मलेरिया किससे होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। रही बात वायरस की, तो वायरस की खोज किसने किया था, इवानो वास्की ने किया था। कब किया था, 1892 में, ठीक है। देखिए ये ईस्वी भी याद रखना है, क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होता है तो ईस्वी भी पूछ लिया जाता है। अभी रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ तो इसमें क्या हुआ, पूछ दिया था कोशिका की खोज कब हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जब ईस्वी है ना पूछ लिया जाता है, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉक ने कब किया था, 1665 में हुआ था। तो ये ईस्वी भी आपको याद रखना है। तो इवानो वास्की की खोज जो है वायरस की खोज किया था कब, 1892 में। जीवाणु की खोज किसने किया, ल्यूवेन हॉक ने किया 1676 में, ठीक है। तो वायरस का इवानो वास्की ने 1892 में, जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने 1676 में किया था। नेक्स्ट है, जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है, तो जड़ आवरण ये क्लेप्टोजन है ना, किससे उत्पन्न होता है, तो क्लेप्टोजन से उत्पन्न होता है। जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है, तो क्लेप्टोजन से उत्पन्न होता है। और कुछ क्वेश्चन और भी यहाँ आपको याद रखना है, जैसे कि ये क्वेश्चन आता है, जड़ के शीर्ष पर पाया जाने वाला उत्तक कौन सा होता है, तो मूल
शीर्षस्थ विभोज्योतक, याद रखना है, मूल शीर्षस्थ विभज्योतक ये जड़ के शीर्ष पर पाए जाने वाला उत्तक होता है। कुछ इंपॉर्टेंट उत्तक है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पादप उत्तक, देखिए बायोलॉजी से जब प्रश्न आता है पादप उत्तक, जंतु उत्तक से प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। तो पादप उत्तक में आपको 3 उत्तक काफ़ी खतरनाक है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। एक है कोलेंकाइमा, फिर है स्क्लेरेंकाइमा और पेरेंकाइमा। तो कोलेंकाइमा जो है ये पौधों में लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है, याद रख लेना है। और सारे प्रश्नों को आपको इसी वीडियो में याद भी कर लेना है, जब भी पढ़ाते हैं तो उसको आपको, हमारी कोशिश रहती है कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो कोलेंकाइमा जो होता है, कोलेंकाइमा जो उत्तक होता है ये पौधों में लचीलापन प्रदान करता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा कि पौधों में लचीलापन प्रदान करता है वो कौन सा उत्तक है, तो कोलेंकाइमा, ठीक है। एक आता है क्या, स्क्लेरेंकाइमा, तो पौधों में मजबूती और कठोरता प्रदान करता है कौन, स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। स्क्लेरेंकाइमा जो है ये, इससे 2-3 प्रश्न पूछा जाता है कि स्क्लेरेंकाइमा पूछा जाएगा क्या, किस उत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है, तो स्क्लेरेंकाइमा में मृत कोशिका पाई जाती है। और जो नारियल का छाल होता है किस उत्तक का बना होता है, नारियल को जो छिलका वो स्क्लेरेंकाइमा उत्तक का बना होता है। तो उसको रिलेट ऐसे कर लेना है कि जो कठोरता है, मजबूती प्रदान करता है, तो नारियल का जो छिलका होता है कठोर होता है, मजबूत होता है, तो वो स्क्लेरेंकाइमा उत्तक है, ठीक है। तो अभी 2 याद कर लिए। कोलेंकाइमा क्या करता है, लचीलापन, स्क्लेरेंकाइमा ये पौधों की मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। और एक है पेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा होता है क्या, वो पौधों में क्या करता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का भंडारण करता है, ठीक है। और पौधों को पानी पर तैरने में भी मदद करता है कौन, पेरेंकाइमा, ठीक है। तो पेरेंकाइमा को रिलेट करना है पो से, है ना, प्रकाश संश्लेषण, पानी में तैरने में मदद करता है पेरेंकाइमा, ठीक है ना। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन भंडारण होता है और पानी में तैरने में मदद करता है कौन, पेरेंकाइमा उत्तक। तो 3 उत्तक यहाँ आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। कोलेंकाइमा लचीलापन, स्क्लेरेंकाइमा कठोरता और मजबूती, और पेरेंकाइमा प्रकाश संश्लेषण और पानी पर तैरने में मदद करता है, ठीक है। और 2 उत्तक और क्या याद रखना है, जल, और जल का वहन कौन करता है और भोजन का वहन कौन करता है। तो जल का वहन कौन करता है, तो जाइलम, याद रखना है। जल का वहन जो है पौधों में जड़ से पत्तियों तक कौन करता है, तो जाइलम। और भोजन का कौन करेगा, तो भोजन का करता है फ्लोएम, ठीक है। तो याद कैसे रखना है, जल जाइलम, जल जाइलम, और भोजन को क्या बोलना है इंग्लिश में, फूड। तो डायरेक्ट ऐसे क्या बोलना है, फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम, जल जाइलम फूड फ्लोएम, जल जाइलम फूड फ्लोएम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विलगित प्रोटीन का पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है। विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी शोषक। क्या है, पश्चिमी शोषक है, ठीक है। तो याद रखना है पश्चिमी शोषक। बात आई प्रोटीन के, प्रोटीन से कई प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। सभी एंजाइम प्रोटीन होता है, इतना ध्यान रखना है, क्या, सभी एंजाइम प्रोटीन होता है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। फिर से समझिए, सभी एंजाइम प्रोटीन होता है, ठीक, बस इतना याद रखना, सभी एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में होता है ना। प्रोटीन का निर्माण कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य के राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। इसीलिए क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आता है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, या तो प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अच्छा, एक प्रश्न आता है क्या, क्वासी-योरकर रोग किसकी कमी से होता है, तो क्वासी-योरकर रोग जो होता है वो प्रोटीन की कमी से ही होता है, ठीक। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है, तो ये किया जाता है किसके, मध्यावस्था में, है ना, मध्यावस्था में किया जाता है, ठीक है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है, तो मध्यावस्था में किया जाता है। अब गुणसूत्र से आपको क्या क्या रिवीजन करना है, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम जिसको बोलते हैं ना, क्रोमोजोम इंग्लिश में बोलते हैं, वही गुणसूत्र होता है। तो मानव में गुणसूत्र कितना होता है,
ये पूछा जाता है आपसे तो 46 गुणसूत्र होता है ना, यानी कि 23 जोड़ा। ठीक है, इसमें लैंगिक गुणसूत्र कितना होता है? तो लैंगिक गुणसूत्र मात्र 2 होता है। ठीक है, और अलैंगिक गुणसूत्र होता है 44 यानी कि 22 जोड़ा। ठीक है, ये 44 जो होता है 22 जोड़ा जो होता है वो लैंगिक गुणसूत्र होता है। लैंगिक गुणसूत्र मात्र 2 होता है, जो कि पुरुषों में होता है XY और महिला में होता है XX। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और इसको है ना 22 जोड़ा जो होता है ऑटोसोम भी बोला जाता है। 22 जोड़ा जो होता है वो ऑटोसोम कहलाता है। ठीक है, और ये पुरुष और महिला में एक जैसा होता है। और 23वां जोड़ा जो होता है वो क्या लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जो कि पुरुषों में XY और महिला में XX पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, गुणसूत्रों को मानव के आनुवांशिक गुणों को वाहक माना जाता है। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट अगर आ जाए कि मानव में आनुवांशिक गुणों का वाहक किसे माना जाता है, तो गुणसूत्र होगा, या तो गुणसूत्र ऑप्शन में नहीं रहेगा तो जीन हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि गुणसूत्र में ही जीन पाया जाता है। ठीक है, तो गुणसूत्र और जीन ये क्या है? आनुवांशिक गुणों का वाहक है। ठीक है, अच्छा, जीन शब्द की खोज किसने किया था मालूम? जीन शब्द की खोज किया था जोहानसन। याद रख लेना है, कभी भूलना भी नहीं है। कैसे? जीन जोहानसन, जीन जोहानसन ऐसे रिलेट कर लेना है। जीन जोहानसन, जीन जोहानसन, जीन जोहानसन। जीन शब्द का खोज किसने किया था? जोहानसन ने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है आपको। और क्रोमोजोम जो होता है, क्रोमोजोम DNA और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा क्रोमोजोम किससे बना होता है, तो DNA और प्रोटीन से बना होता है। हर गुणसूत्र में कई जीन होते हैं। ठीक है, हर गुणसूत्र में कई जीन होते हैं और हर DNA अणु में कई जीन होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी यूनिट है? तो ये रेडियोधर्मिता की इकाई है। ठीक है, देखिए रेडियोधर्मिता की इकाई SI क्या है? बेकुरेल है। बेकुरेल ऑप्शन में नहीं रहे तो क्यूरी आंसर हो जाता है। ठीक है, तो क्यूरी भी पारंपरिक इकाई है रेडियोधर्मिता की। ठीक है, तो रेडियोधर्मिता की इकाई में दोनों याद रखना है आपको, बेकुरेल और क्यूरी भी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरेल ने किया था 1896 में। ठीक है, रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरेल ने किया था 1896 में। अच्छा, रेडियम की खोज किसने किया? तो पियरे और मेरी क्यूरी ने किया था। ठीक है, फिर से समझिए, याद रखना है, रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरेल ने और रेडियम की खोज पियरे और मेरी क्यूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कमेंट किए थे कि सर टाइम ज़्यादा लगता है। तो देखिए, अगर ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ज़्यादा बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर खाली सिर्फ आंसर बता देंगे तो कम समय में ख़त्म हो जाएगा। ये पूरा सेट आपको हम 15 से 20 मिनट में ही ख़त्म कर देंगे। तो महत्व क्या है, आपको जानना जरूरी है तो सेट समाप्त करना है, ये चीज़ आप बताइएगा। ठीक है, तो कमेंट करिएगा कि आपको कैसा अच्छा लगता है, सिर्फ आंसर बताना है या तो डिटेल में इसका जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है, वो भी साथ में जानना है। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है वो साथ में जानना है या तो सिंपल आंसर जानना है। ठीक है, अग्निशमन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, यानी आग बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका क्या है, अब देखिए इस कार्बन डाइऑक्साइड है वो, अब इसको आंसर बता के हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं क्या, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है वो ज़रूर आपको बताएं। जैसे अग्निशमन यानी कि आग बुझाने के लिए किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कई एग्जाम में देखे हुए हैं, जो कि बड़े बड़े एग्जाम हैं, जो कि CGL स्तर का है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो शुष्क बर्फ़ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ़ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ भी कहा जाता है। ये प्रश्न आता है। एक प्रश्न क्या आएगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% है। ठीक है, 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार गैस पूछे कौन सा है? तो वही कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ठीक है, तो ये सब क्या प्रश्न आपको हमेशा रिवीजन करना चाहिए, हमेशा दिमाग में याद रहना चाहिए। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3-4 प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड से जो कि एग्जाम में रिपीट होते रहता है और पूछा जाएगा तो यही सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, और क्या शुष्क बर्फ के रूप में किसे जाना जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है
आपका सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या याद रखना है? सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। नेक्स्ट है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ पर है? देखिए, अगर भारत का मैप बनाते हैं तो ये पश्चिमी घाट इधर है। ठीक है, पश्चिमी घाट लेफ्ट साइड में हो गया और राइट साइड में है आपका पूर्वी घाट। ठीक है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अब यहाँ से भी कुछ प्रश्न आता है, जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये कहाँ मिलता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तब ये कहाँ मिलता है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलता है ना, तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, अब पश्चिमी घाट से एक प्रश्न ये आता है कि सह्याद्री किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है, यानी कि सह्याद्री हो गया, पश्चिमी घाट को कहा जाता है। अब एक प्रश्न आएगा क्या, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ दे या तो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी पूछ दे, क्या हो जाएगा? अनामुड़ी हो जाएगा, है ना, अनाई मुड़ी या तो अनामुड़ी। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनामुड़ी, ये याद रखना है। ठीक है, और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अनामुड़ी ही आंसर होता है। ठीक है, फिर से समझिए, पश्चिमी घाट का पूछे या तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन का हो गया? अनामुड़ी हो गया। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो वो महेंद्रगिरी, अब तक पढ़े थे, लेकिन आपको याद रखना क्या, जिंदगाड़ा, है ना, क्योंकि महेंद्रगिरी जो महेंद्रगिरी है उसकी ऊंचाई है 1501 मीटर, और पूर्वी घाट में ये है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची है चोटी है जिंदगाड़ा, जिंदगढ़ा, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1690 मीटर है। ठीक, तो ये याद रखना है, जिंदगढ़ा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा है। अच्छा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ये सब प्रश्न क्या कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नीलगिरी के पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपको। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोड्डा बेटा या तो डोड्डा बेटा भी बोला जाता है, तो दोड्डा बेटा याद रखना है। भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो गुरु शिखर है। याद कैसे रख लेना है, देखिए, भारत का प्राचीन पर्वत है अरावली, और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। तो याद ऐसे रखना है कि जो प्राचीन होता है, ठीक है, ये कि जो पुराना हो गया तो वो गुरु जैसा होता है ना, जैसे गुरु जो क्या होता है, गुरु एक रिलेट कर लेना है, तो गुरु क्या होता है? प्राचीन होता है, पुराने होते हैं, वो गुरु होते हैं। तो सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, इसकी ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर, है ना, गुरु शिखर। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, और नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत है ना। तो कभी ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि सतपुड़ा पर्वत किस दो नदी के बीच है? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच है। इसको याद ऐसे रखना, नास्ता, नास्ता यानी नर्मदा और सतपुड़ा और ताप्ती। ठीक, नेक्स्ट है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है आपको भारत में। ठीक, सबसे ज़्यादा भारत में है। और राज्य पूछ दे तो कौन सा है? केरल, है ना। थोरियम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। और रबर का भी सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल ही है। ठीक, अच्छा, थोरियम से एक प्रश्न कौन सा आएगा कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो बलबन की उपाधि ये उलुग खान ने धारण किया था। बलबन की उपाधि किसने? तो उलुग खान ने धारण किया था। इससे एक प्रश्न जो कि ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम में, कौन सा है वो? बलबन से रक्त और लोह की नीति, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस। कौन जाना जाता है? तो पिस्टोरियस जो है ये ब्लेड रनर के रूप में जाना जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका का धावक है। ठीक है, अब इसी तरह के कुछ प्रश्न आता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। जैसे लाइटनिंग बोल्ट या तो रनिंग मशीन किसे कहा जाता है? तो उसेन बोल्ट को। लाइटनिंग बोल्ट या तो रनिंग मशीन उसेन बोल्ट को कहा जाता है। उड़न परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को।
रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो शोएब अख्तर को कहा जाता है। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? तो गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्या भारत में गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO की विदेशी फंडिंग का विनियमन करने के लिए 2010 में पारित एक भारतीय कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना कब हुआ? तो 2010 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? मौलिक इकाई इसमें कौन नहीं है? तो देखिए मीटर, किलोग्राम, केल्विन है, ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो क्यूबिक मीटर जो है ये मौलिक इकाई नहीं है। तो मौलिक राशि और उसकी इकाई ये आपको याद रखना है, एग्जाम में निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। तो मौलिक राशि जो है कितनी? तो 7 है। ठीक है, ये याद रखना है। और कौन कौन सा है? तो आपको ये भी याद रखना है, मौलिक राशि जो है जैसे कि मीटर, समय, ठीक है, और मीटर हो गया आपका, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा, तापमान और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये सब क्या है? लंबाई, लंबाई हो गया आपका। ठीक है, ये लंबाई जो मौलिक इकाई है साथ क्या क्या? लंबाई। ठीक है, लंबाई हो गया, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान और पदार्थ की मात्रा, ये सब मौलिक राशि है। ठीक है, 7 मौलिक राशि है और इसका इकाई पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का क्या? सेकेंड होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एसआई इकाई एम्पियर होता है, और तापमान का एसआई इकाई क्या हो गया? केल्विन, और पदार्थ की मात्रा का है मोल। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। तो अब जैसे मौलिक इकाई बोल दिया तो मौलिक इकाई में क्या क्या आ गया? किलोग्राम, मीटर, कैंडेला, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, ये सब मौलिक इकाई हो गया। ये क्यूबिक मीटर नहीं है। ठीक, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो बायोमास ऊर्जा किसे बोलते हैं पहले वो जानना है। ठीक ना, तो जैसे कि क्या होता है? पेड़ पौधे, मरे हुए जीवों, अपशिष्टों से प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत को बायोमास कहा जाता है। जैसे लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये सब बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा जो है ये बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? किसानों के लिए कल्याणकारी योजना कौन सा नहीं है? देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये है, और SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम ये भी किसानों से संबंधित है, और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये भी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना है। कर्मचारी रेफरल योजना ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, ये किसने कहा था? तो ये गांधी जी ने कहा था। ठीक है, गांधी जी के कुछ और महत्वपूर्ण कथन आपको याद रखना है, जैसे मेरे पास दुनिया वालों को सिखाने के लिए कुछ भी नया नहीं है, सत्य और अहिंसा तो दुनिया में उतने ही पुराने हैं जितने हमारे पर्वत हैं, ये किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। और एक कथन याद रखना क्या? शिक्षा से मेरा मतलब है कि बच्चे और शरीर, मन और आत्मा से सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालना है। ठीक है, शिक्षा से मेरा मतलब है कि बच्चे को शरीर, मन और आत्मा से सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालना, ये किसने कहा? गांधी जी ने कहा था। जो बदलाव तुम दुनिया में देखना चाहते हो वह खुद में लेकर आओ, ये किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा था। ठीक है, गांधी जी की प्रसिद्ध पत्रिका और पुस्तक ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है? तो गांधी जी है। हरिजन का गांधी जी, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का गांधी जी। ठीक है, तो याद रखना यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन है? तो गांधी जी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का कौन है पुस्तक के लेखक? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक गांधी जी है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इसके लेखक कौन है? गांधी जी है। और द एसेंशियल गांधी ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी जी है। ठीक है, तो याद रखना है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ
पुस्तक के लेखक गांधी जी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक पूछे तो गांधी जी है। और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं, ठीक है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक गांधी जी है। द एसेंशियल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी जी है, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जो कि 2010 में लागू हुआ। तो ऑप्शन में 2010 है ही नहीं, आंसर क्या होगा? 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है 2010 में लागू हुआ था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के ए में है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा मालूम? तो वो है गोदावरी। नेक्स्ट है आईफा का पूर्ण रूप क्या है? तो आईफा का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। और आईफा की स्थापना कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब आईफा से करेंट अफेयर का क्वेश्चन याद रखना क्या? आईफा अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो एनिमल को मिला है ना, एनिमल फिल्म का नाम है, और जो कि रणबीर कपूर की फिल्म है, ठीक है। अच्छा, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तो वो मिला है शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए। शाहरुख खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला है किसको? रानी मुखर्जी को मिला है, ठीक। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है क्या कि नागरिकों के प्रति जवाबदेही, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ठीक है, इसको आपको क्वेश्चन से ही याद कर लेना, ठीक है। यानी कि जब भी आएगा तो क्वेश्चन से ही आंसर तुरंत दिमाग में आ जाएगा। आपको कैसे याद रखना है? फ्रीडम मतलब क्या होता है? आज़ाद, है ना। फ्रीडम मतलब आज़ाद होता है। अब ऑप्शन में देखिए आज़ाद कहाँ है? यहाँ है ना। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, ठीक। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हो गया? अबुल कलाम आज़ाद हो गया। नेक्स्ट है लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जाता है, निम्न में से किस समुदाय के सदस्य के रूप में होते हैं? तो ये एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता है। लेकिन अब क्या ये समाप्त हो गया, ठीक है। तो याद रखना जनवरी 2020 में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता था लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, वो आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो कब समाप्त किया गया था? 2020 में। और 2019 का जो अधिनियम है, कौन सा संविधान संशोधन ये पूछा जाएगा, तो 104वां, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया ये सीट। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो परिवहन है रोड, मतलब सड़क मार्ग है ना, रोडवेज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रोडवेज। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ये 5 जून आया कहाँ से? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो कि UNEP, इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया। अभी रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम जो दिसंबर 2024 में हुआ, उसमें इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना कब हुआ था? 5 जून 1972 में हुआ था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो 5 जून को स्थापना हुआ था। यही 5 जून से आया क्या? ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और इसका जो स्थापना हुआ था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुआ था नैरोबी केनिया में हुआ था, यानी केनिया की राजधानी नैरोबी में हुआ था। तो इसका मुख्यालय जब पूछे तो इसका मुख्यालय वहीं पर है, कहाँ? नैरोबी में है ना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो केनिया की राजधानी नैरोबी में है। नेक्स्ट है निम्न में से सही कथन ढूंढिए। तो सही कथन कौन सा है? अब इसको ऑप्शन पढ़िए। पत्थर पारदर्शी है और कांच अपारदर्शी है, तो ये क्या है? सही है, गलत है ये, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप कभी नहीं पढ़ें, लेकिन आप ऑप्शन से देख के छांट के आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि जो आप नहीं भी पढ़ें उसको भी आंसर आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी ये गलत है, क्योंकि ये कांच पारदर्शी होता है, पत्थर अपारदर्शी होता है, ठीक है। फिर स्टोन चौक पानी में घुलनशील है। स्टोन मतलब पत्थर होता है, ठीक है।
तो चौक, ये पत्थर वाला जो चौक है पानी में घुलनशील है, ये भी गलत है। चीनी पानी में घुलनशील है, ये तो सही है ना, चीनी पानी में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्या, तेल पानी में मिल जाता है, ये गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा की इकाई क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अभी रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम क्या हुआ, दिसंबर 2024 में हुआ। अब ये सेट क्या है, पहले बन चुका है, 1-2 महीना पहले। तो इसलिए क्या होता है, ये प्रश्न ये आपके इसी सेट से, अभी जो आप ये करवा रहे हैं ना, इसी सेट से आपसे 2 प्रश्न पूछा गया था, एक किलोवाट घंटा वाला और एक UNEP वाला, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वाला पूछा गया था। ठीक है, तो क्या होता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो होता है वही पूछा जाता है, और कुछ पब्लिकेशन का ऐसा बुक है जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही सेलेक्ट करता है। तो हम जो आपको सेट प्रैक्टिस करवाते हैं जब भी, तो ज़्यादातर वही सेट प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें इंक्लूड किया हुआ रहता है, और उससे सेट डायरेक्ट एग्जाम में आता है, उससे प्रश्न है। ठीक है, तो इसलिए वही चीज़ें हम आपको पढ़ाते हैं जो कि पूरी आने की संभावना हो और मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न होता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ये ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछा गया था कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, ये टेक्नीशियन में पूछा गया था। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। ठीक है, अब 1000 क्या, चारों ऑप्शन में दिया हुआ था, 1000 वाट है ना, 1000 1000 चारों में था। अब उसमें खेल क्या था, इकाई से आंसर उसको अलग करना था, यानी कहीं था जूल, कहीं था 1000 दे दिया, मीटर 1000 ऐसे करके दे दिया था। तो 1000 क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है। अब कहीं ऑप्शन में थे जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया था। ठीक है, या तो जूल कहीं सेकेंड दिया था, जूल प्रति सेकेंड दिया था, तो आंसर क्या होगा, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, 1000 वाट जूल प्रति सेकेंड होता है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, क्योंकि शक्ति का जो एसआई मात्रा क्या होता है, वाट होता है, या तो जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये किलोवाट बराबर ये हो गया, लेकिन 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, अगर ये पूछे तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ये ध्यान रखना है, इससे आपको न्यूमेरिकल भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, अब मान के चलिए 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना है जूल है। अब पूछ देगा कि 2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, तो डायरेक्ट 36 दूनी 72 कर देना, यानी 7.2 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको याद रखना है, तो आपको कई कुछ न्यूमेरिकल पूछेगा तो आसानी से आपसे बनेगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर से कई अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में ही बता देते हैं। यहाँ पर संविधान सभा के बारे में आपको बता चुके हैं, फिर कभी मौका मिलेगा संविधान के बारे में आपको डिटेल में जब भी बताते हैं। अभी हम बताते हैं आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में। देखिए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। महू कहाँ? इंदौर के पास है। ठीक है, अच्छा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। जितने भी प्रश्न बताएंगे काफ़ी महत्वपूर्ण, कतई जहर प्रश्न रहेगा, एक एक प्रश्न आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना भी भीमराव अंबेडकर ने किया था। अच्छा, भारत का संविधान, कुछ पुस्तक है, याद रखना है। भारत का संविधान पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। हिंदुत्व का दर्शन का लेखक भीमराव अंबेडकर है। जाति प्रथा का विनाश यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। बहिष्कृत भारत ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, याद रखना है कौन कौन सा? भारत का संविधान, हिंदुत्व का दर्शन, जाति प्रथा का विनाश और बहिष्कृत भारत, ये सभी पुस्तक के लेखक भीमराव अंबेडकर है। एक आएगा आपको मूक नायक। मूक नायक पत्रिका का संपादक कौन था? तो मूक नायक का पत्रिका का संपादक भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक, नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य सरकार द्वारा नीति निर्देशक यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको बोलते हैं क्या? DPSP।
है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डीपीएसपी, तो जब भी आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आएगा तो आप डीपीएसपी बोल सकते हैं, ठीक है। डीपीएसपी बोलेंगे आप समझ जाइएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के परिवर्तन की स्थिति में भारत के नागरिक इसके विरुद्ध कहाँ अपील कर सकते हैं। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये अपरिवर्तनीय है, ठीक है। इसके खिलाफ कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये राज्य द्वारा स्वेच्छा से ये चीज़ लागू कर सकता है या तो नहीं, आपको ये सुविधा दे सकता है या तो नहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो ये कहीं भी अपील इसका नहीं कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डीपीएसपी है, अब इससे प्रश्न क्या आएगा, ये किस भाग में है, तो ये भाग 4 में है, ठीक, याद रखना है। और अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। डीपीएसपी कहाँ से, तो आयरलैंड से लिया गया है। अब इसी से रिलेटेड काफ़ी क्लोजली है जो कन्फ्यूजन कर सकता है आपको, मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 के ए में है, ठीक है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है, लेकिन मूल कर्तव्य जो है भाग 4 के ए में है। और मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो 51 का ए में है। 51 का ए बोलिए या तो 51 का को बोलिए, ठीक है। और मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया, तो रूस से लिया गया है ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से और मूल कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। संसद के संयुक्त अधिवेशन यानी कि संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 3 प्रश्न पूछा जाता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता एक हो गया, और एक पूछेगा कि इस संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति, ठीक है। और एक प्रश्न आएगा कि किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है, तो अनुच्छेद 108, ठीक है ना। संसद का संयुक्त सदन की जो है संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 108 में। बुलाता कौन, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। लोकसभा का अध्यक्ष कुछ और भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और एक प्रश्न आएगा क्या, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, जीवी मावलंकर। पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो मीरा कुमार। वर्तमान में भी कौन है, ओम बिरला है ना, ओम बिरला। नेक्स्ट है AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति निम्न में से किस व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, तो AB ब्लड वाला ये रक्तदान कर सकता है क्या, AB तो कन्फर्म होगा, ठीक है। कोई भी रहेगा, जैसे A है तो A को दे सकता है, B को दे सकता है। तो यहाँ जब ऑप्शन में AB है तो कुछ सोचना नहीं है ना। AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको दे सकता है, तो AB को दे सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन क्या आता है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो AB। और सर्वदाता कौन सा है, तो O, है ना। सर्वदाता O है, सर्वग्राही AB है। AB इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, यानी सर्वग्राही सबका ले लेता है, ऐसे रिलेट कर लेना है, सबका ये ले लेता है। इसका बॉडी क्या एंटी नहीं करता है, ठीक है। एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है AB में। और O में जो होता है, O निगेटिव में एंटीजन नहीं पाया जाता है। O निगेटिव में क्या, एंटीजन नहीं पाया जाता है। अच्छा, 2 प्रश्न और यहाँ याद रखने, क्या ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। तो याद रखना है लैंड स्टीनर, ठीक है। ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया था। और एक प्रश्न आता है क्या, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। आपको याद कैसे रखना है, देखिए रक्त परिसंचरण को रिलेट करिए कैसे, रक्त परिवहन, तो परिवहन कहाँ चलता है, हाईवे पर। हाईवे यानी कि विलियम हार्वे, तो विलियम हार्वे को क्या बोलना है, हाईवे बोलना है, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण जैसे आएगा दिमाग में तुरंत आ जाएगा, रक्त परिवहन हाईवे, परिवहन किस पे चलता है, हाईवे पे। तो विलियम हार्वे नहीं बोलना, याद रखने के लिए बोलना है हाईवे, विलियम हाईवे। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो विलियम हाईवे। परिसंचरण यानी परिवहन कहाँ चलता है, हाईवे पर, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना है। नेक्स्ट है वातावरण को गर्म करने में मूल रूप से किसका योगदान सर्वाधिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है रेडिएशन यानी कि विकिरण, ठीक है। अब यहाँ पर 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। कौन कौन सा है, देखिए जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो कितनी विधि से होता है, 3 विधि से होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है
वो किस विधि के द्वारा होता है, तो चालन विधि द्वारा होता है। या तो आपको ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि ठोस जो गर्म होता है वो किस विधि द्वारा होगा, तो चालन विधि द्वारा होगा। और द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है, ठीक है। और निर्वात में जो होता है ऊष्मा का स्थानांतरण वो विकिरण के माध्यम से होता है। इसलिए जो पृथ्वी वातावरण गर्म होता है जो, तो वो क्या है, विकिरण के माध्यम से होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये कौन था, तो हरमन कोल्बे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। एक बार फिर समझिए कि 1845 में ये कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए विधि प्रकाशित किस वैज्ञानिक ने किया था, तो ये था हरमन कोल्बे था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया था, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर 15 का पूरा GK GS का प्रश्न होता है समाप्त, ठीक है। और जो लोग बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 देने वाले हैं उनके लिए ये चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है ना, यानी कि बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक है ये, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और ये स्टडी गाइड है, ठीक है। इसमें आपको पूरा सिलेबस जो है क्या क्या आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पूरे सिस्टमेटिक ढंग से इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा आपको, और इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको इसमें पूरा मिलता है, ठीक है। डिटेल के साथ आपको अच्छे से समझाया हुआ डिटेल बेहतरीन सॉल्यूशन इसमें मिलता है। और इसका एक प्रैक्टिस सेट बुक भी आती है चक्षु प्रकाशन की, जिसे आप लेकर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं, और इसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।